हम लोग देखते देखते, मतलब 20 साल पहले वो ट्रेडिशनल, आप लाइब्रेरी में जाइए और 20 साल पुराना, अब तो खैर सब शोधगंगा पे आपकी थीसिस है तो आप आसानी से देख सकते हो उनको अपने घर में बैठे हुए। रिमोट एक्सेस टू द लाइब्रेरी इज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज चेक इन, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत ही उसको क्या बोलेंगे, एक कंसेप्चुअल कहना तो सही नहीं है, थोड़ा लिटरेरी वर्क आप आर्ट्स में और बहुत सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में बड़ा लिटरेरी नेचर का वर्क हो रहा था। वो सब्सिक्वेंटली मूव किया तो वो सर्वे बेस्ड हो गया, सर्वे के बाद हो गया तो डेटा बेस्ड हो गया, डेटा से आगे बढ़ा तो एनालिसिस पर स्ट्रेंथनिंग होने लगी। उसके बाद आई मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, उसने उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया तो आपकी फाइंडिंग्स थोड़ी ऑब्जेक्टिव होने लगी। हालांकि उसने मेन काम में कॉम्प्रोमाइज करने के स्कोप को बढ़ाया। जब आउटकम इस तरह से आने लगे, इस प्रोसेस के बाद आने लगे, तो मेन जो उसके कंसेप्चुअल फाउंडेशंस थे वो उसका अटेंशन वैसा हुआ, और वो कमतर होते अटेंशन ने आउटकम को, पूरे काम के प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज भी किया। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। उसके बाद आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जिससे काम बहुत सरल भी हो गया, लेकिन उसका विजिबिलिटी, उसका दृश्य पार्ट वो और ज्यादा जटिल दिखने लगा। तो जो चीज जितनी जटिल दिखती है वो उतनी बेहतर मानी जाती है। शोध में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचिंग में भी। जो टीचर बहुत सरल भाषा में बताता, हो सकता है वो लोकप्रिय हो, लेकिन वो विद्वान माना जाने में उसको बड़ा शुभ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा विद्वान अध्यापक वो माना जाता है जिसकी बात स्टूडेंट समझ ना पाए, और बहुत सारे टीचर्स इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। बहुत सरल बात बताते हैं तो पीपल ऑल्सो टेक यू फॉर ग्रांटेड। शोध भी धीरे धीरे यही स्वरूप लेता गया। आज का contemporary researches in the field of social sciences, it is gradually moving towards a direction where it is emphasizing more and more upon the complications of the processes through which it has been exposed to. Now, if I say, what is the moral of the story of the work? ये कोई एक contribution to the body of knowledge क्या है? इससे समाज के किसी एक व्यक्ति का भला हो सकता है क्या? एक बार एक ऐसी बैठक हो रही थी राजभवन में, और बहुत सारे वाइस चांसलर्स थे। हम तो जब जहाँ भी हमको अवसर मिलता, आप लोगों की बड़ी लंबी लंबी तारीफ हम करते हैं, ये साहब ये काम किया, वो काम किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे यहाँ टीचर्स। तो एक प्रश्न हमसे ऑनरेबल गवर्नर ने पूछा कि भाई आपके इस काम से समाज को क्या लाभ मिला? अब चांदगी राम जी का जो रिसर्च है, जिससे ये बनाते हैं आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बन सकता है, या सिरेमिक्स में कुछ काम हो सकता है, कॉस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसका ग्लेज बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कोई एक नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या x में y मिलाया z निकला, फिर x डैश में y डैश मिलाया z डैश निकला। एक पेपर इसमें आया, एक उसमें आ गया। तो इससे मिला क्या? So when we talk of the research, we talk of one contribution to the body of knowledge, and second is we talk of its impact onto the object. तो चाहे मान लीजिए मैनेजमेंट के केस में इंडस्ट्री हो सकता है, सोशोलॉजी के केस में सोसाइटी हो सकता है, सोशल वर्क के केस में कोई डिप्राइव्ड सेक्शन हो सकता है, लाइब्रेरी साइंस के केस में उसका कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, उसमें कोई हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में कोई नया कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अदरवाइज we are only creating something for the sake of achieving certain numerical outcomes, कि इससे H इंडेक्स इतना बना, इससे इम्पैक्ट फैक्टर के टर्म्स में क्या निकला। सो
what I'll urge is, because there are n number of research scholars here, what I'll urge to you all is that can we create some meaningful contribution addressing to the issues of societies? Our researches, are they leading towards certain meaningful outcome, if at all? Otherwise also it's good, you know, these numbers are very, very important, especially for the sake of getting job or maybe getting yourself quantified as a superior researcher. But then, at the end of the day, huge amount of money is being put in by the society and the country onto our researches. प्रत्यक्ष रूप से हमको शायद ये एहसास न होता हो कि हमारे ऊपर कितना खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आप मैनआवर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कोई वरिष्ठ प्रोफेसर है, 3 लाख रुपए वेतन है, तो एक दिन का वेतन 3000। अब कितना एक दिन का 3000, 10,000, सॉरी 10,000। और आज हमने अपने कार्य का अधिकतम समय लैब में दिया, तो देश का पैसा है ना ये। फिर उसमें बिजली भी है, तो मशीन भी है, कोई प्रोजेक्ट से ले आता है, कोई कहीं से ले आता है, कोई स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कराता है, बहुत सारे टीचर्स अपना ओन कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये सारी चीजें आ रही हैं, तो राष्ट्र की, समाज की अपेक्षा आपसे, यू नो, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। एंड सेकेंड इज ऑल द टाइम एंड मनी दैट इज स्पेंट ऑन अस, ये सारी चीज। और हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसके अलावा एक बहुत हिडन कॉस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप जहां हैं वहां कोई और होता, वो वहां नहीं है। इस मूल्य को भी, इस कॉस्ट को भी हमको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो क्या हम समाज के ऐसे किसी एक अवयव को इंगित करते हुए उसके समाधान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अपने घंटे, हफ्ते, महीने, वर्ष लगाकर? ये हमको सोचना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बहुत सीनियर हो गए, उन्होंने बहुत सारा मेजर कंट्रीब्यूशन किया इस विश्वविद्यालय में, बड़े नामचीन मौलिक थिंकर्स रहे। वो विज्ञान में गौरी जी आपके विभाग के बीरबल साहनी साहब, वो आइकॉनिक फिगर है, मतलब आइकॉनिक फिगर थे। या सोशियोलॉजी के साहू साहब कहाँ हैं? तो सोशियोलॉजी के राधा कमल मुखर्जी साहब, एंथ्रोपोलॉजी के डीएन मजूमदार साहब, सब मौलिक थिंकर थे, जो अपने अपने विषयों में एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मूल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से जाने गए। अदरवाइज रिसर्च पेपर तो लिख ही रहे हैं, और एच इंडेक्स भी बन ही रहा है, और इम्पैक्ट फैक्टर भी आ ही रहा है, नौकरी मिल ही रही है, वो सब अच्छी बात है। तो ये तो उस पीढ़ी में गए। अब इनका आइकन वो है, आपके आइकन ये है, आपके आइकन ये है। तो आप इनके जैसा कैसे बन सकते हैं, जो लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके आउटकम का? एंड देयर एक बड़ा कॉर्पोरेट में ये बड़ा फेमस सेइंग है, कहते हैं देयर आर 2 सेट्स ऑफ प्रोसेसेस। वन इज, मतलब विधाएं, 2 विधाएं। ए that focuses on the product, दूसरा that focuses on the process। तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोसेस अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्लास में फर्स्ट आ गए। हम सब ने जीवन में अनुभव किया होगा, हर टीचर को रोज सुबह नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया कर रहे हो, उसमें थोड़ा लिबरल हो गए, तुमको सेशनल में नंबर्स दिए, रिटर्न में सेम है, तो तुम आगे बढ़ गए। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ये सही है, तो सस्टेन कौन सा करेगा? प्रोसेस, प्रोडक्ट नहीं। सो ऐसा हो सकता है कि योर क्वांटिफाइबल नंबर्स, वो एच इंडेक्स हो चाहे इम्पैक्ट फैक्टर हो, ये बेहतर और श्रेष्ठ हो,
लेकिन वो सस्टेन करेगा क्या, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस बूस्ट स्कीम हैज अ टर्म कॉल्ड सस्टेनेंस. So what you get today is not what you will get tomorrow. Okay, so it's a wonderful initiative on part of the university, and I congratulate Professor M.M. Verma, who I believe with you. देखिए, जब भी कहीं स्पर्धा हो और पुरस्कार हो तो कुछ असंतोष कहीं होना स्वाभाविक है. बच्चे आते कहते साहब हमको नंबर कम दिया, उनको ज़्यादा दे दिया, लेकिन इन्होंने बिना किसी विवाद रहित एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और उस रिजल्ट में आज ये अवसर आया कि आप सबको, हमारा प्री कॉन्वोकेशन वीक चल रहा है. प्री कॉन्वोकेशन वीक का कंसेप्शन ही यही है कि जो हमारे आउटगोइंग लोग हैं उनको हम एक बड़े ही हर्षोल्लास के माहौल में उनको विदा करें, और दीक्षांत हो रहा है, उनकी दीक्षा का अंत हो रहा है, उनको एक हर तरह का एक्सपोजर, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें कल्चरल भी है, उसमें एकेडमिक्स भी है, उसमें रिसर्च भी है, उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट है अभिनंदन का भी, फॉर ऑल द गुड वर्क दैट द पीपल हैव डन. सो आई कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ प्रोफेसर M.M. Verma for doing a wonderful job, and I congratulate all the winners of this prizes and medals that are being instituted here. Thank you very much.